हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटर सुंदर हमारे आज के लेक्चर में वेलकम करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स बिगिन विद सम मोर क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग बायनोमियल थ्योरम। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कहते हैं भाई, इस सीरीज को हमने ऐड करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। अगर आप ध्यान से देखें इस सीरीज को, तो सीरीज में वो कह रहा है 26C0 प्लस 26C1 प्लस 26C2 से लेके 26C13 तक जाना है। अब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूएशन में आ रही है, सब में 26 आ रहा है, ये 0 1 2 3 आ रहे हैं। तो यहां से देखते हमें एक चीज समझ आई कि अगर ये होता 26C0 प्लस 26C1 प्लस 26C2, ऐसे चलता चलता अब ये चलता रहता है ऐसे 26C11 प्लस 26C12 प्लस 26C13 फिर प्लस 26C14 प्लस 26C15 प्लस 26C16 और चलते 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 मान लीजिए लास्ट में जाता है 26C26 तक। तो हमें पता है ये वाला सम होता है 2 की पावर में 26। आई थिंक ये तो हमें पता है, वो शायद थोड़ा छुप गया, दिख नहीं रहा है, 2 की पावर में 26। ठीक, तो यहां से अब अगर आप ध्यान से देखें, हमें चाहिए ये वाला, यानी यहां से लेकर हमें सम चाहिए सिर्फ यहां तक। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे निकाला जाए। अब ये निकालने के लिए देखो, एक बड़ी बढ़िया चीज है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज आपको पता होती है। 26C0 इज सेम एज, सॉरी 26 इज सेम एज 26C0, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 26C0। इससे पहले जो 26C5 है, 25 है, उसको हम लिख सकते हैं 26C1। ऐसे चलते 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 अगर आप ध्यान से देखो हम आगे आए। अब ये 26C16, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 26C10, हाँ कि ना, है ना। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 26C11, इसको हम लोग लिख सकते हैं 26C12। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब यहां से लेके और यहां तक अगर आप ऑब्जर्व करें तो हर एक जो है वो दो दो बार आ जाएगा। तो ये बन गया बच्चों 2 टाइम्स 26C0 प्लस 26C1 प्लस 26C2 से लेके ये आ जाएगा 26C12 तक। ये तो सारे 2 टाइम्स आ गए, और प्लस यहां पे बच्चों बन गया मेरे पास 26C13, और इस पूरे का आंसर आ गया 2 की पावर में 26। बोलो क्लियर है। अब हमें चाहिए 26C0 से लेकर 26C13 तक, यानी यहां पे अगर इसके साथ भी 2 होता तो यहां से कॉमन चला जाता और हमें सम सीधा मिल जाता, क्योंकि 2 उधर जाके डिवाइड हो जाए। तो वो चीज बनाने के लिए मैं एक काम करता हूं, देखो इसमें 26C16 मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं, यानी यहां भी मैंने 26C13 ऐड कर दिया और यहां भी मैंने 26C13 ऐड कर दिया। अब लेफ्ट साइड में देखो, पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये भी 2 टाइम्स बन गया। तो ये आ गया 2 टाइम्स 26C0 प्लस 26C1 प्लस 26C2 से लेके ये आ जाएगा 26C13 तक, और ये आ गया मेरे पास इक्वल टू 2 की पावर में 26 प्लस 26C13। क्लियर। अब यहां से इसका सम चाहिए, तो ये 2 यहां से उठाओ और यहां डिनोमिनेटर ले जाओ, तो इसके नीचे 2 और इसके नीचे 2। तो आंसर आई थिंक हमें दिख रहा है 2 की पावर 25 प्लस 26C13 अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा ये आंसर आ गया। यहां पे क्वेश्चन खत्म हो गया। बोलिए क्लियर है। आसान सा सवाल था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी का यूज करके हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। डन बच्चों। चलिए फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इफ दिस रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन k एट ए टाइम, यानी बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है nck को। तो यानी ये है 99C97 प्लस ये है 98C96 प्लस ये है 97C95 और ऐसे चलते 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 ये आ गया मेरे पास
3C1, ये आई थिंक मुझे लगता है कोई टाइपिंग एरर है, इसको हटा दो, और प्लस ये लिखा हुआ है 2C0। तो ये है जो हमने इवेल्युएट करना है, नजर आ रहा है। अब ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को कैसे ऐड किया जाए, कैसे हम लोग अपना क्वेश्चन करें। देखिए, अगर आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जब भी ऐसी चीज आ जाए ऐड करने के लिए, तो हम बाइनोमियल्स की ये जो प्रॉपर्टी है, दैट इज NC0 प्लस NCR, सॉरी NCR प्लस NCR प्लस 1 को हम लोग यूज करते हैं बेटा, दिस इज N प्लस 1 CR प्लस 1। ऐसी सीरीज को ऐड करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आपको याद हो लास्ट लेक्चर में भी हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया था, एक क्वेश्चन में यूज हुआ था। तो चलिए हम इसका यूज करते हैं। अब इसका यूज कैसे किया जाए, देखो यहां पे हमें n सेम चाहिए और ये यहां पे कंसेक्यूटिव चाहिए। तो n सेम, ना यहां सेम है ना यहां सेम है, ये सब जगह चेंज हो रहा है देखो, और यहां कंसेक्यूटिव है, ये बात ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें n सेम कैसे बनाए, सेम बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, यहां पे 3C1 है तो क्यों ना मैं इस 2C0 को लिख लेता हूं 3C0। बोलो लिख सकता हूं, क्योंकि 2C0 की वैल्यू 1, 3C0 की वैल्यू 1, तो ये 1 ही एक तरह से, 1 को 3C0 लिख लो, चाहे क्या दिक्कत है। बोलो हाँ कि ना। अब ध्यान से देखो, अब ये अपने पिछले वाले में ऐड हो जाएगा, ये अपने उसमें ऐड हुआ, तो ये क्या बन गया 3C1 3C0, तो क्या बन जाएगा ये 4C1, यानी ये 1 ऐड हो गया और ये 1 एज इट इज। ठीक, अब ये वाला अपने पिछले वाले में ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा ये, भाई ये बन जाएगा, मेरे पास 4 है यहां पे, तो ये बन जाएगा भाई 1 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा 5C2, क्योंकि जो यहां पे है वही आएगा यहां पे। ध्यान से समझ आ रहा है कि नहीं, ये 1 यहां पे, ये 1 यहां पे होगा 2, तो ये आएगा 2 और इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो बोलो ये दिख रहा है, ऐसे होता होता ये चलता जाएगा, और जब हम लास्ट में आंसर लिखेंगे, ध्यान से देखिए, तो ये जो यहां पे लिखा हुआ है इसमें 1 ऐड होगा। देखो ये अपने पिछले उधर वाले में ऐड हुआ, तो ये 3 की जगह 4 हुआ, ये उधर वाले में ऐड हुआ तो 4 की जगह 5 हुआ, आगे 5 की जगह 6 हो जाएगा, तो 99 की जगह क्या हो जाएगा 100C, और ये जो नंबर ये क्या रहेगा सेम, यानी कि 100C 97, यानी आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर है। यहां पे हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़िया क्वेश्चन था, प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को किया है। आई थिंक क्लियर है ये वाली चीज। चलिए फिर बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए क्या कहते हैं, द एक्सप्रेशन दिस इक्वल्स, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे करें भाई, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट आ रहा है, आप सबको दिख रहा होगा, दिस इज बेसिकली 10C0 का स्क्वायर, यानी एक तरह से 10C0 इंटू 10C0 माइनस 10C1 का स्क्वायर, यानी कि 10C1 इंटू 10C1 प्लस 10C2 का स्क्वायर, यानी 10C2 इंटू 10C2 माइनस एंड सो ऑन प्लस 10C8 का स्क्वायर, यानी 10C8 इंटू 10C8 माइनस 10C9 इंटू 10C9 और प्लस यहां पे आ गया बेटा 10C10 इंटू 10C10। तो ये यहां पे हम इवेल्युएट करना चाहते हैं। अब कैसे इवेल्युएट करें, देखो जब भी ऐसी चीज आ जाए, यहां पे 0 0, यहां पे 1 1, यहां पे 2 2, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 10C0 है, ये जो दूसरा 10C0 है इसको हम लिख लेंगे 10C10 माइनस 10C1 है, ये दूसरा जो है उसको हम लिख लेंगे 10C9 प्लस ये 10C2 है, जो दूसरा 10C2 है उसको हम लिख लेंगे 10C8, और ऐसे चलते 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 ये 10C8 है, तो यहां पे 10C8 को लिख लेंगे 10C2, यहां पे 10C9 है, तो ये दूसरे 10C9 को हम लिख लेंगे 10C1, और प्लस यहां पे 10C10 है, तो इसको हम दूसरे वाले को लिख लेंगे 10C0। अब ऐसा लिख के हमें क्या फायदा मिला, देखो जरा ध्यान से, मिल रहा है फायदा, क्या फायदा मिल रहा है, 0 और 10, यानी एक तरह से दोनों का सम 10 आ रहा है, 1 और 9 दोनों का सम क्या आ रहा है 10 आ रहा है, 2 और 8 दोनों का सम क्या आ रहा है 10 आ रहा है, 8 और 10 2 सम क्या आ रहा है 10, 9 और 1 सम क्या आ रहा है 10, 10 और 0 सम क्या आ रहा है 10। तो ऐसे में हमने कोशिश करनी है कि ये जो सम जो दोनों का बने वो सेम बने। ठीक, अब ये निकालने के लिए हम क्या करें, देखो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहां पे आते हैं इस एक्सपेंशन में, तो हम 1 प्लस एक्स की होल पर एन की एक्सपेंशन लिख लेते हैं। ये आएगा मेरे पास भाई, ऑफ कोर्स यहां पे 10 की बात हो रही है तो हम पावर 10 ले लेते हैं, तो यहां पे हमने इसको लिख लिया 1 प्लस एक्स की होल पावर 10। अब जब ये एक्सपेंशन लिखेंगे देखो बेटा, तो ये आएगा 10C0 प्लस 10C1 इंटू एक्स प्लस 10C2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ऐसे चलते 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 लास्ट में आ जाएगा हमारे पास
10c8 इंटू एक्स की पावर 8 प्लस 10c9 इंटू एक्स की पावर 9 और लास्ट में आ जाएगा प्लस 10c10 इंटू एक्स की पावर में 10। ठीक, अब हमें ऐसे ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट और भी चाहिए, बट प्लस माइनस भी चाहिए हमें मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए और प्लस माइनस को कंपनसेट करने के लिए मैं एक और एक्सपेंशन लेता हूं, 1 माइनस एक्स की पावर 10। देखिए ये क्या आएगा, 10c0 माइनस 10c1 इंटू एक्स प्लस 10c2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, ऐसे चलते 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 ये आ जाएगा प्लस 10c8 इंटू एक्स की पावर 8 माइनस 10c9 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 10c10 इंटू एक्स की पावर में 10। बोलो ये चीज दिख रही है? अब अगर मुझे चाहिए 10c0 इंटू 10c10, ये इंटू ये, जब ये और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान से देखो एक्स की पावर क्या आएगा साथ में 10, फिर 10c1 इंटू 10c9 विद माइनस साइन, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा यहां से एक्स की पावर 9, तो अल्टीमेटली एक्स की पावर क्या बन जाएगी 10। सिमिलरली ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 8 मल्टीप्लाई होती है, एक्स की पावर क्या बन जाएगी 10। ऐसे ही चलते चलते ध्यान से देखो, ये एक्स की पावर 8 10c8 इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 10, ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो दिख रहा है एक्स की पावर 10, और यहां से ये दिख रहा है हमारे को, ये भी क्या बनेगा हमारे पास एक्स की पावर 10। तो अल्टीमेटली ये जो चीज हमें जो चाहिए, यानी ये जो चाहिए, यानी ये जो हमें चाहिए वो एक तरह से आ रहा है ऐसी सीरीज जिसमें हर एक के साथ एक्स की पावर 10 आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब यहां पे हम कह सकते हैं जो रिक्वायर्ड सीरीज है, एक तरह से रिक्वायर्ड सीरीज इज नथिंग बट इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो यानी ये दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे, तो एक तरह से हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड सीरीज इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 इन दोनों का प्रोडक्ट, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 10। दोनों की पावर सेम है तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10। यानी हमारी जो रिक्वायर्ड सीरीज है वो बेसिकली इसके बराबर है, और इसकी एक्सपेंशन में एक्स की पावर 10 का कोएफिशिएंट आई थिंक आप सबको नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 10, तो एक्स की पावर 10 किसके साथ आएगा 10c5 के साथ, वो भी नेगेटिव। बोलिए समझ आया? तो इसलिए आंसर आ गया माइनस 10c5, यानी कि ऑप्शन सी, यहां पे क्वेश्चन खत्म। क्लियर है बच्चों? तो ये हम इस तरह से दो सीरीज को मल्टीप्लाई करके और कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट पहले ही पढ़ा हो, और इनफैक्ट यहां भी मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे दिख रहा था कि एक्स की पावर सेम बनानी है, इसलिए हम ऐसे में यूजुअली क्या करते हैं, बजाय 1 माइनस एक्स लिखने के हम लोग लिख लेंगे एक्स माइनस 1 की पावर 10। इससे होगा क्या कि 10c0 इंटू एक्स की पावर 10 माइनस 10c1 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 10c2 इंटू एक्स की पावर 8, फिर माइनस, ऐसे चलते 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 आ जाएगा मेरे पास प्लस 10c2 इंटू, नहीं सॉरी 10c2 लिख रहा हूं, 10c8 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 10c9 इंटू एक्स की पावर 1 एंड प्लस 10c10। अब ध्यान से देखो जो हमें चाहिए होगा, इससे क्या हुआ कि यहां से x की पावर 10 सीधा दिख रहा है हमारे को, देखो 10c0 10c0, फिर 10c1 10c1, ऐसे भी लिख सकते हैं 10c2 10c2 10c3 10c3 10c8। अब इससे क्या हो रहा है कि सीधी यही वाली सीरीज जो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज है वो बन रही है, और x की पावर 10 हर एक के साथ आ रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, जैसे मर्जी कर लो। बोलो क्लियर है? मतलब बेसिक फंडा ये है कि कंपेयर द कोएफिशिएंट में हम लोग क्या करते हैं, हम उस तरह से दो सीरीज को लिखते हैं ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज है वो x की किसी एक सेम पावर के साथ बन जाए। मेन टारगेट हमारा यही होता है कि x की पावर जैसे यहां पे 10 सबके साथ बन गया तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो गया, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा और फिर यहां से मैंने कोएफिशिएंट को चेक कर लिया। क्लियर है बच्चों? इसमें कोई डाउट? चलिए फिर मेरे ख्याल से बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है वो देखिए जरा। हाँ जी, वो कह रहा है इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n, मतलब दिख रहा है कि हमारे को एक ट्राइनोमियल दिया हुआ है इज इक्वल टू दिस, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n की हमें एक्सपेंशन दी हुई। वो कहता है ये एक्सपेंशन है a नॉट
प्लस A1 इंटू एक्स प्लस A2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस A3 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, चलते 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 लास्ट में आ जाएगा A2n। लास्ट में हमारे पास आ गया चलते 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 A2n इंटू एक्स की पावर में 2n। ये हमें दी गई ट्राइनोमियल, और वो कहता है कि ये वाली चीज निकाल के, अब ये मुझे लगता है कॉमा गलत छप गया, यहाँ पे इंटू होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां से लेके और यहां तक ये वाला सम देखो हमने निकालना है, वेयर आर हमें दिया हुआ है इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी आर 1 2 4 5 7 8 कुछ भी हो सकता है, बट 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता। 3 6 9 12 कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये वाली चीज? अब इसको हम कैसे करें? देखो यहां भी दिख रहा है, ये आ रहे हैं कोफिशिएंट्स, A0 A1 A2 A3 सारे कोफिशिएंट्स आ रहे हैं देखो एक तरह से, और ये आ रहे हैं साथ में बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, यानी यहां पे ये कोफिशिएंट्स और साथ में बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गए और फिर ऐड हो गए, यानी ये भी क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट का है, दैट इज कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। ठीक, तो हम यहां भी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट लगाते हैं। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर चाहिए तो हम लोग एक्सपेंशन लेते हैं 1 माइनस एक्स की होल पावर n की, ये हमने बाइनोमियल ले लिया, तो ये आ गया NC0 इंटू 1 माइनस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस NC3 इंटू एक्स क्यूब एंड प्लस सो ऑन, ऐसे चलते 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 लास्ट में हम लोग आ गए NCn इंटू एक्स की पावर n। अब ध्यान से देखो, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत सारी टर्म्स आएंगी, दिख रहा है बहुत सारी टर्म्स आएंगी, बट हमें जो चाहिए जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये है AR, यानी ये लिखा हुआ है एक तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r इन दिस एक्सपेंशन। बोलो दिख रहा है कि नहीं? अच्छा यहां पे देखो NC1 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, AR माइनस 1, यानी ये क्या लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r माइनस 1 इन दिस एक्सपेंशन, यानी अल्टीमेटली यहां से x की पावर r माइनस 1 और यहां से x की पावर 1 दोनों मल्टीप्लाई हुए तो x की पावर क्या आ गई r आई। सिमिलरली NC2 यानी एक्स स्क्वायर, और यहां पे आ रहा है मेरे पास AR माइनस 2, यानी ये किसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r माइनस 2। तो यहां से x की पावर r माइनस 2, यहां से एक्स स्क्वायर, यानी दोनों मल्टीप्लाई हुए तो x की पावर फिर से क्या आ गई r आ गई। इसका मतलब मेरे बच्चों हम कह सकते हैं कि जो यहां भी हमारी रिक्वायर्ड सीरीज है, एक तरह से रिक्वायर्ड सीरीज इज नथिंग बट इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n, दोनों की पावर n है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलो हाँ कि ये स्टेप समझ आया? तो अब यहां से मुझे दिख रहा है कोएफिशिएंट ऑफ, एक तरह से अगर आप देखें तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन। अब जब ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हुए, ध्यान से देखो जरा, दोनों फैक्टर बड़े अच्छे लिखे हुए, दिस इज a माइनस बी, एक तरह से दिस इज a प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी दिस इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब की होल पावर है। बोलो दिख रहा है कि नहीं? तो यहां पे मुझे x की पावर r का कोएफिशिएंट चाहिए इन दिस एक्सपेंशन, 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर है। अब यहां एक बढ़िया चीज हम लोगों को नजर आई, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर है, तो जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो ध्यान से देखो, इन दिस एक्सपेंशन हियर एवरी टर्म विल कंसिस्ट पावर ऑफ x एज अ मल्टीपल ऑफ 3। बोलो हाँ कि ना? हर एक में जो पावर ऑफ x आएगी दैट इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि जैसे x क्यूब की पावर 0 तो दैट इज मल्टीपल ऑफ 3, फिर x क्यूब की पावर 1, फिर x क्यूब की पावर 2 यानी कि x की पावर 6, x क्यूब की पावर 3 यानी कि x की पावर 9। तो यहां से x की जो भी पावर आनी है वो आनी है 3 के मल्टीपल्स में। तो अब हमने देखना है x की पावर r का कोएफिशिएंट, और हमें r के बारे में एक चीज पता है, r इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो पावर हम ढूंढ रहे हैं वो तो 3 का मल्टीपल है ही, और इसमें जो टर्म्स आ रही है वो सारी की सारी 3 का मल्टीपल्स वाली ही आ रही है।
इसका मतलब बोलो क्या x की पावर r की जो टर्म है वो इसमें मिलेगी एक्सपेंशन में? मिल ही नहीं सकती। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? इसका कोएफिशिएंट क्या हुआ? डेफिनेटली 0। तो इसलिए आंसर आ गया ऑप्शन ए। यहां पे हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। बोलो जी क्लियर? कोई डाउट, कोई चीज ना समझ आई? हाँ जी, डन है। बढ़े फिर आगे, नोट कर लिया सभी ने? चलो तो अगले सवाल पे चलते हैं। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो रहा है भाई? हाँ जी, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जरा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। वो कह रहा है इफ दिस सीरीज अप टू 50 टर्म्स इज इक्वल टू दिस, then the sum of the coefficients in the expansion of this whole power k is। हमें निकालना है सम ऑफ कोफिशिएंट्स। देखो किसी भी एक्सपेंशन में बेटा, बाइनोमियल एक्सपेंशन हो, ट्राइनोमियल हो, या फिर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 की पावर n हो, कोई भी एक्सपेंशन आ जाएगा, उसमें अगर हमने कभी भी कोफिशिएंट का सम निकालना है, किसका सम? कोफिशिएंट्स का सम अगर हमने निकालना हो, तो ऐसे केस में हमने एक ही काम करना होता है। ये जो x वाली जो टर्म्स है, मतलब वहां पे जो x है, जो वेरिएबल है, उसको क्या पुट कर देंगे? 1। तो यहां पे मैं वेरिएबल को पुट कर दूंगा 1, और जैसे ही मैंने वेरिएबल को 1 पुट किया तो ध्यान से देखो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहां तक? 100 तक। x1 x2 x3 x100 इन सबको क्या पुट कर दिया मैंने? 1। तो ये आ जाएगा, और इसकी पावर में क्या आ गया? कि यानी हमारा जो रिक्वायर्ड सम है वो आ गया बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखें, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, दैट इज 100 into 101 upon 2, यानी 50 into 101 की होल पावर के, यानी ये हमें दिख रहा है दिस इज 5050 की होल पावर के। अब सवाल ये उठता है 5050 तो हर एक में ही है, पावर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? यानी जब तक हमें के नहीं मिलेगा बेटा तब तक बात नहीं बन सकती। तो हमें के चाहिए होगा तभी जाके बात बनेगी, ऐसी बात बनने नहीं वाली। बोलो यहां तक बात समझ आई? यानी हमारा क्वेश्चन अब अटक गया है के ऊपर आके कि के को क्या लिया। अब के निकालने के लिए वो कहता है के इन्वॉल्व है यहां पे इस सीरीज के सम में। देखो जरा ध्यान से, तो हमें ये वाली सीरीज ऐड करनी पड़ेगी तब जाके बात बनेगी। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि इस सीरीज का सम कैसे निकालें, क्योंकि अगर इस सीरीज का सम निकाल लिया उसको इससे कंपेयर करेंगे कि मिल जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये वाली सीरीज कैसे ऐड? अब सीरीज कोई भी आ जाए, ऐड करने का बढ़िया तरीका होता है आप उसकी जनरल टर्म लिख लो, rth टर्म की टर्म जिसको हम जनरल टर्म कहते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरल टर्म लिखता हूँ। देखो पैटर्न दिख रहा है, फर्स्ट टर्म में 3, फिर सेकंड टर्म में 4, फिर 5, तो यहाँ पे दिख रहा है rth टर्म में r+2 अपॉन नीचे क्या दिख रहा है हमारे को? इससे एक ज्यादा का फैक्टोरियल। बोलो दिख रहा है कि नहीं? जनरल टर्म आई थिंक नजर आ रही है। जनरल टर्म हमेशा सीरीज के पैटर्न को ऑब्जर्व करके लिखना है बेटा। फर्स्ट टर्म में 3, सेकंड टर्म में 4, थर्ड टर्म में 5, फोर्थ टर्म में 6, तो जो टर्म है उसमें +2, तो rth टर्म में r+2, और नीचे इससे एक ज्यादा का फैक्टोरियल, तो नीचे इससे एक ज्यादा का फैक्टोरियल, तो ये मैंने लिख दिया। तो ये है इस सीरीज की जनरल टर्म। अब मुझे निकालना है इसका सम। सम कैसे निकाला जाए? सम निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को हमने पढ़ा है भाई, यूजुअली हम लोग करते हैं किससे भाई? यूजुअली हम लोग करते हैं इसको टेलीस्कोपिक सम से, यानी हर एक टर्म को लिखते हैं हम एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। तो कैसे लिखा जाए? देखिए नीचे r+3 फैक्टोरियल है, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स राइट दिस r+2 एज r+3 -1। बोलो चलेगा? 2 को हमने लिख लिया, 3 -1 लिख सकते हैं। अब मैं न्यूमरेटर को ब्रेक कर लेता हूं, दिस इज r+3 अपॉन r+3 फैक्टोरियल एंड दिस इज -1 ओवर r+3 फैक्टोरियल। बोलो दिख रहा है कि नहीं? यानी यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो जो जनरल टर्म है हमारे पास वो बन के आ गई। ये r+3 है, ये r+3 फैक्टोरियल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? r+3 इंटू r+2 फैक्टोरियल, और r+3 कट गया तो ये आ गया r+2 फैक्टोरियल माइनस दिस इज 1 ओवर r+3 फैक्टोरियल। लीजिए हमारा काम हो गया, क्योंकि हमारा काम यही होता है कि यहाँ पे कंसेक्यूटिविटी होनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, बीच में माइनस है तो डिफरेंस और कंसेक्यूटिविटी होनी चाहिए, और कंसेक्यूटिविटी है, यानी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगर मुझे इस सीरीज को ऐड करना है तो मैं r को पुट करूंगा सबसे पहले 1, तो t1 क्या आ गया?
1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल। फिर मैं आर को पुट करूंगा 2, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। फिर आ जाएगा आर को 3 पुट करेंगे तो दिस इज 1/5 फैक्टोरियल माइनस 1/6 फैक्टोरियल। ऐसे चलते चलते लास्ट में मैं पुट करूंगा आर को 50, तो T50 क्या आ गया मेरे पास 1 क्या बनेगा 52 फैक्टोरियल माइनस 1/53 फैक्टोरियल। बोलो दिख रहा है कि नहीं? तो यहां से अब जब इन सबको ऐड करें, क्योंकि मुझे तो इस सीरीज को ऐड करना मतलब इन सारी टर्म्स को ऐड करना है, जब इनको ऐड करूंगा तो ध्यान से देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इन दोनों में से भी ये वाला कैंसिल। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास इस सीरीज का सम आएगा वो आ जाएगा, देखिए ध्यान से 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/53 फैक्टोरियल। तो ये आ गया इस सीरीज का सम। और यदि ये इस सीरीज का सम है तो यहां से दिख रहा है ये तो किसके बराबर दिया हुआ है 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/k प्लस 3 फैक्टोरियल के बराबर। यानी यहीं से हमें बिल्कुल सीधा पता लग रहा है कि भैया k की वैल्यू क्या है 50 है। बोलो हाँ कि ना? तो अगर k 50 है तो यहां पुट करते हमारा आंसर आ गया है 5050 की होल पावर 50, यानी हमारा ऑप्शन डी ये आंसर है। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। बोलिए क्लियर? इसमें कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई? चलिए फिर बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। वो कहता है कि भाई रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू, इस नंबर को 2 की पावर 30 इंटू 3 की पावर 20 को जब हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हम लोगों ने बताना है। अब रिमाइंडर कैसे निकाले? ऐसे क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में किए है ना, कराए हुए भी, कि हम कोशिश करते हैं कि अगर जिस नंबर से डिवाइड करना है तो हम उसी नंबर को उसी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अब कैसे? जब बड़ी पावर आती है, जैसे मान लो हमारे पास भाई कोई आ गया ऐसे नंबर कि भाई हमारे पास आया 2 की पावर 70 और हमने डिविजिबिलिटी की बात करनी है मान लीजिए 9 से, हमने डिविजिबिलिटी की बात करनी है 9 से, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 70 है तो हम लिखेंगे एक तरह से 2 क्यूब। अगर हम 2 क्यूब देखें तो ये क्या होता है 8 होता है, और 8 को हम लिख लेंगे इंटेंशनली 9 माइनस 1, फिर जो भी होल पावर बनेगी। करते थे हम ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई के टाइम। तो बस ये वही चीज है, यहां पे सिर्फ फर्क इतना है कि यहां पे हम एक ही करते थे, यहां पे दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कुछ भी नहीं। 2 मल्टीप्लाई हो तो घबराना क्यों है भाई? 2 की पावर 30, अब हमें पता है 7 के आसपास कोई 2 की ऐसी पावर 2 की पावर 3, क्योंकि 8 है तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3 की होल पावर 10। बोलो क्लियर? अब 3 की कोई ऐसी पावर जो 7 के आसपास आती हो, आप कहोगे सर 3 स्क्वायर, बट उसमें 3 स्क्वायर 9 होता है और 7 बनाने के लिए 9 माइनस 2 लिखना पड़ेगा। तो हमने -2 नहीं बनाना, हमने हमेशा 1 बनाना होता है। जैसे 8 माइनस 1 लिखेंगे या 8 प्लस 1 लिखेंगे, 3 प्लस 1 लिखेंगे, 3 माइनस 1, मतलब वो दूसरा नंबर 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हमें दिख रहा है कि 3 स्क्वायर से तो काम नहीं बनेगा, तो और क्या करें, और कोई 3 की पावर जो 7 के पास है तो उसके मल्टीपल के पास आ जाए। बोलो बिल्कुल ठीक, 3 की पावर 3 27 और 28 होता है 7 का मल्टीपल, इसलिए हम 3 की पावर 3 करेंगे। अब 3 की पावर 3 तो यहां से हो नहीं सकता, क्योंकि 3 की पावर 20 तो 3 की पावर 3 में टूटा है, तो इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया 3 की पावर 18 इंटू 3 स्क्वायर। इज दैट ओके? अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज 2 की पावर 3 की होल पावर 10 इंटू 3 की पावर 18, उसको लिख लिया 3 की पावर 3 की होल पावर 6, और इंटू ये जो 9 बचा 9 को ऐड रखते। ठीक है दोस्तों? और अब यहां से इसको लिख लिया मैंने 8 की पावर 10 इंटू 27 की पावर 6, और इंटू ये जो 9 पड़ा हुआ इसको अलग कर दिया। अब यहां पे जरा ध्यान से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए 8 9 तो बाहर है, इसको 8 को लिख लिया 1 प्लस 7 की होल पावर 10, वहां पे 27 को हमने लिख लिया 28 माइनस 1 की होल पावर 6। ठीक, और अब यहां पे हम एक्सपेंशन लगा देते हैं, तो दिस इज 9 इंटू ये आ गया बेटा 10c 0 प्लस 10c 1 है ना, इंटू 7 की पावर 1 प्लस 10c 2 इंटू 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10c 2 इंटू 7 स्क्वायर से लेके और 10c 10 इंटू 7 की पावर 10 इंटू 28 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा भाई 6c 0 इंटू 28 की पावर 6 माइनस 6c 1 इंटू 28 की पावर 5
ऐसे चलते चलते लास्ट में आ जाएगा मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखें, -6c5 इंटू 28 की पावर 1 एंड लास्ट में आ जाएगा 6c6। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, दिस इज 9 इंटू, अगर आप यहां से लेके यहां तक ऑब्जर्व करें, हर एक में 7 की कोई ना कोई पावर आ रही है, यानी इस पूरे में से मैं 7 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1, 10 से 0 इज 1 प्लस 7 के। बोलो दिख रहा है कि नहीं? इसमें से 7 कॉमन गया, अंदर एक इंटीजर बच गया, दैट इज के। क्लियर? अच्छा, और यहां भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से लेकर यहां तक हर एक में से 28 कॉमन आ जाएगा, यानी एक तरह से 7 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 7m, और बच गया एक लास्ट में 6c6, तो वो बन गया +1। बोलिए क्लियर? तो कुल मिला के ये नंबर है भाई, ये नंबर मतलब ये नंबर में चेक करना है हमने 7 से डिवाइड करना। ये नंबर बड़ा बढ़िया है यार, ये तो आसान सा है। 9 इंटू, अगर आप ध्यान देखिए क्या बना भाई, दिस इज 7k इंटू 7m, तो ये बन जाएगा मेरे पास 7km। 7km का मतलब हुआ ये भी कोई 7 का मल्टीपल है, यानी 7p। फिर यहां से भाई 7k इंटू 1 दैट इज 7k, 7m इंटू 1 यानी कि 7m, यानी कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखो, जब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेटली जो तीनों नंबर्स आए वो 7 के मल्टीपल्स आए, तो उस पूरे को ही मैं लिख लेता हूं 7p, और प्लस एक टर्म बच गई मेरे पास, कौन सी वाली भाई, 1 इंटू 1 दैट इज ऑफ कोर्स ये आ गया 1। तो अल्टीमेटली ये नंबर और छोटा हो गया, इतना बन गया 9 को अगर आप ध्यान से देखो, मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 63p। देख सकते हैं 63p की हमें 7 से बात करनी, तो हम इसको लिख लेते हैं 7n, और प्लस ये क्या बच गया 9। यानी अब अगर आप ध्यान से देखें तो काफियों के मन में आ रहा है कि सर रिमाइंडर आ चुका है, रिमाइंडर क्या आया 9, पर 9 तो ऑप्शन में नहीं, 9 नहीं है रिमाइंडर। ध्यान से समझो, देखो भाई जब आप 7 से डिवाइड करो, यहां 7 से बड़ा नंबर पड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 7n + 7 + 2। अब ये हमें दिख रहा है पूरे का पूरा नंबर ही 7 से डिवाइड है, यानी ये आ गया मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखें 7a + 2, यानी अल्टीमेटली ये नंबर सिंप्लीफाई होता 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 बन गया इस फॉर्म में, दैट इज 7a + 2, यानी ये नंबर है भाई 7a + 2 फॉर्म का। और कोई भी नंबर अगर 7a + 2 फॉर्म का है, तो जैसे ही उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, बोलिए रिमाइंडर क्या बचेगा? जी हाँ 2, यानी कि ऑप्शन बी, क्वेश्चन यहां पे खत्म। तो ये है बच्चों इस केस में रिमाइंडर, यहां पे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये होता है खत्म। तो दोस्तों समझ आया कैसे हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं, कैसे रिमाइंडर की बात कर सकते हैं? मेरे ख्याल से बड़े बढ़िया से समझ आ गया होगा कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। चलिए, तो यहां पे जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम का जो आज का लेक्चर है वो होता है खत्म। अब चलिए आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं और आपसे विदाई लेने का टाइम आ गया है। चलिए अब मैं आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन बाय बाय।